हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे आज हम क्लास 9 सैनिक का पढ़ने जा रहे हैं। ये जो वीडियो होगी इसमें हम सैनिक का फुल सिलेबस कवर करेंगे। साइंस का जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल करके भी हम बोल सकते हैं। इसका कंटेंट आप लोगों को क्लास 9 एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कई स्कूल्स की बुक्स में मैंने देखा है क्लास 8 की बुक्स में भी ये चैप्टर है। ऐसा अगर हम एनसीईआरटी पढ़ने जाएं कि एनसीईआरटी में क्लास 8 जब आप क्लास 8 में एडमिशन होगी आपकी कि क्लास 8 में ही आपको ये चैप्टर अगर आपका सिलेबस में कवर हो जाए, वो वैसा नहीं होगा। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ दूसरी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि स्कूल्स कुछ अपनी बुक्स लगवाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये क्लास 8 की सेक्शन में सेल चैप्टर हमें देखने को मिलता है। अभी सबसे पहले सेल होता क्या है। अच्छा, अभी ये एक चीज़ और, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगी कि जो आपके सैनिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे, हम फालतू को ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले सेल चैप्टर का सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल क्या है। अगर हम बोलें सेल क्या है, सेल एक क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। या मैं बोलूँ इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम इसको बोलते हैं। हर एक एक्टिविटीज़ जो है सेल के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को जिसने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम था। इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने जो सेल्स डिस्कवर किए थे वो थे हमारे डेड सेल्स। ओके, इसके अलावा एक साइंटिस्ट और आएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट का नाम। वो साइंटिस्ट हैं हमारे ल्यूवेन हुक, LEEU वेन हुक। इन्होंने सेल डिस्कवर किए थे 1674 में डिस्कवर किए थे। इन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे। इतना आपको बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद अभी सेल्स होते कैसे हैं। सेल्स हमारे दो तरह के होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर सेल क्या होते हैं? यूनिसेलुलर सेल मतलब कि जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मैंने ये एक सेल बनाया, अब क्या होगा कि सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर ही हो रही हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ इसके अंदर ही हो रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके पास मल्टीपल सेल्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। जैसे कि इनके पास क्या होता है कि इनके पास एक सेपरेट ऑर्गन होते हैं फॉर डाइजेशन, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर एक्सक्रीशन। वो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, हमारे ह्यूमंस, हमारे प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स हमारे हो गए, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि जैसे कि हाइड्रा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ये चीज़ होगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं एग्जांपल दूं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे आएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अमीबा। अमीबा आप लोगों ने लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद पैरामीशियम, हमारा पैरामीशियम, और भी बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल क्या है और कैसे सेल हमारा बनता है। अभी नेक्स्ट हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इस इमेज में देखो, यहाँ पे हमने एक प्लांट सेल, यहाँ पे हमने एक प्लांट सेल की इमेज लगाई हुई है, यहाँ पे हमने एनिमल सेल की इमेज लगाई हुई है। सबसे पहले मैं आपको प्लांट सेल एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि प्लांट सेल अगर आपको हो गया तो आपका एनिमल सेल भी हो जाएगा। प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग कौन सी आती है? हमारी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल हमारी कौन सी आउटर मोस्ट लेयरिंग आती है? सेल वॉल जो है, प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट की
जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या करता है, एक प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अभी सेल वॉल क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्शन हमारा प्रोवाइड करता है। सेल वॉल के बाद अगली लेयर आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कैसी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल वर्ड का मतलब क्या है कि वो हर एक चीज़ों को अंदर अलाउ नहीं करती, कुछ कुछ चीज़ों को ही वो अंदर अलाउ करती है। कहने का मतलब है जैसे कि सेल के बाहर यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स हैं, अब ये नहीं है कि सारे के सारे सेल के अंदर घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखती है कि भाई मैं कौन सी चीज़ को अंदर डालूँ, जो उसको लगता है कि हाँ भाई ये मेरी काम की चीज़ है, मैं ये डालूंगी, तो वही अंदर मूव करता है, वही अंदर पास होता है। हर एक चीज़ जो है कोई भी मुँह उठा के अंदर नहीं चली जाती, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। तो सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा ये होता है। इसके बाद यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो आपको ये पूरा ग्रीनिश लिक्विड दिख रहा है ना सारा का सारा, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऊपर ही सारी की सारी ऑर्गेनेल्स हमारी होती हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली आती है न्यूक्लियस। जो ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस का अगर हम बोलें न्यूक्लियस कैसा होता है, इस इमेज में इतना अच्छे से नहीं बना, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। न्यूक्लियस हमारा होता है कैसे कि ऐसे ये डबल मेम्ब्रेन हमारे न्यूक्लियस की लगी होती है। अब ये पूरा का जैसे ये सर्कल बनाए, पूरा का पूरा सा सर्कल नहीं होता, बीच में क्या होता है, इसके कुछ खाली सेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, अब ये जो दो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाई मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, हमारा डीएनए, हमारा आरएनए, अगर मैं बोलूँ हमारे प्रोटीन्स जो हैं सारा का सारा इसके अंदर ही होता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद अगर आप इस इमेज में देखो, यहाँ पे देखो, ये इस न्यूक्लियस के आसपास कुछ ये पर्पल कलर का बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह का होता है, कुछ हमें इस तरह का इसका नेटवर्क देखने को मिलता है। ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, इस न्यूक्लियस के आसपास हमें, ये मैं आपको दूसरे कलर से बना के दिखाती हूँ, ये न्यूक्लियस है, ओके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस न्यूक्लियस के आसपास हमें यहाँ पे इसका पूरा का पूरा नेटवर्क देखने को मिलता है कि न्यूक्लियस के आसपास ना पूरा का पूरा फैला होता है ऐसे ऐसे। ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें कुछ बीड्स देखने को मिलती है, मैं एक तरफ बनाती हूँ, सभी में नहीं बनाऊंगी, ये कुछ बीड्स देखने को मिलती हैं। जो ये दाने दाने देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे हैं राइबोसोम्स। ओके, अब ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये हमें दाने दाने देखने को मिलते हैं, राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी RER का क्या काम है, RER का काम करने से पहले हम राइबोसोम का पढ़ दें कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स हमारे कैसे होते हैं, राइबोसोम्स हमारे कुछ इस तरह के होते हैं, ये एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक छोटा सब यूनिट होता है, तो मतलब दो पार्ट्स को मिलाकर ये बन रहा है। राइबोसोम्स बनाता क्या है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स। हम इसको राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर RER के ऊपर राइबोसोम्स हैं तो RER भी क्या बनाएगा, RER भी क्या बनाएगा, प्रोटीन ही बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स ही बनाएंगे। अब मैंने ऊपर आपको बताया कि अब मैंने ऊपर आपको बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक RER और दूसरा कैसा होता है, SER। SER कैसा होता है, प्लेन, ये क्या है हमारा, SER, R से रफ, S से स्मूथ,
इसका काम क्या है, SCR का काम क्या है कि SER लिपिड्स बनाता है, या मैं बोलूँ कि फैट सिंथेसिस करता है SER, इसका यही मेन हमारा काम है। ये हो गया। अभी SER का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि बहुत से जो अगर मैं बोलूँ कि टॉक्सिन्स हैं हमारे या पॉइजन्स हैं उनको डिटॉक्सीफाई भी करता है, मतलब उनका ब्रेक डाउन भी करता है SER। ये चीज़ होगी। SER के बाद आता है हमारा गोल्जी बॉडी। अब इस इमेज में देखो, इस इमेज में यहाँ पे गोल्जी बॉडी बनी हुई है। गोल्जी बॉडी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्म के किस दूसरे हिस्सों में भी होती है, बाकी वो इसके आसपास भी हमें देखने को मिलती है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी देखने में कैसे दिखती है, गोल्जी बॉडी कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की हमें देखने को मिलती है। साइड में हमें कुछ ऐसे वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। अब इनके साइंटिस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने 3 साइंटिस्ट मेंशन किए हैं वो ही आपके लिए साइंटिस्ट लर्न करने बहुत हैं, ज़्यादा साइंटिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी हमारे प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे RER बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, RER मैंने यहाँ पे बना दिया। RER क्या करेगा, RER प्रोटीन्स को बनाएगा। तो RER ने जब प्रोटीन को बनाया, यहाँ पे उसने प्रोटीन बनाया। अभी जो प्रोटीन बनता है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होता है, मतलब कि मैं बोल लूँ कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जब ये प्रोटीन आया ना तो इस प्रोटीन को अच्छे से पैकेजिंग करके उसको बाहर निकालता है। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम आ गया, गोल्जी बॉडी का क्या काम आ गया कि वो पैकेजिंग भी करता है हमारी प्रोटीन्स की, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स अगर मैं बोलूँ, या कोई जो भी गोल्जी बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी पैकेजिंग वो करता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी हमारे लाइसोसोम्स भी बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, लाइसोसोम्स भी बनाता है। बाकी इनके साइंटिस्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसका साइंटिस्ट हमारा कैमिलियो गोल्गी है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कैमिलो गोल्गी इसका साइंटिस्ट है। ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना नहीं पूछा जाता। जो मैंने आपको ऊपर 3 साइंटिस्ट के नाम बताए वो आप लर्न कर सकते हो, ये चीज़ होगी। अब आगे है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इस डायग्राम में देखते हैं कि इस डायग्राम में कहीं लाइसोसोम्स बने, लाइसोसोम्स आई थिंक इसमें नहीं बने। लाइसोसोम्स मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर ही होता है लाइसोसोम्स हमारे। यहाँ पे रहा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें एक मेम्ब्रेन वगैरह बनी हुई है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है हमारे। कैसे एंजाइम्स हैं, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ये एंजाइम्स जो हैं कहाँ से बनते हैं, ये एंजाइम दीज आर मेड बाय RER ये एंजाइम्स बनाता है। अब जो हमारा लाइसोसोम है ये क्या है, ये एक टाइप का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। मतलब कि जो भी फॉरेन मटेरियल है या जो भी उसको लगे कि ऑर्गेनेली का कोई वेस्ट चीज़ है उसको वेस्ट समझता है, उसका ब्रेक डाउन करके उसको बाहर निकाल देता है। मेनली लाइसोसोम्स का काम यही होता है। बट होता क्या है कि कई बार क्या सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस की वजह से जो ये हमारा लाइसोसोम्स है ये सेल के कुछ बेनिफिशियल चीज़ें या खुद की ही कुछ चीज़ों को वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, जो कि काम की है प्लांट के लिए, जो कि काम की है सेल के लिए, तो उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो डाइजेस्ट कर देता है और फिर क्या कहता है कि लाइसोसोम्स जो है वो बर्स्ट आउट हो जाता है। जब वो बर्स्ट आउट हुआ तो जो उसके बीच के जो एंजाइम्स हैं वो भी क्या करेंगे, फिर बाकी चीज़ों को जो भी बाहर की चीज़ें हैं उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइड या सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। इसमें काम की चीज़ यही है। पेपर में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, बताओ कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि MCQs आएंगे आपको तो ये आ सकता है पेपर में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स क्या है, हमारे लाइसोसोम्स है। या ये ज़्यादा पूछ लेगा कि लाइसोसोम्स में कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो वो हमारे कौन से हैं, तो वो कौन से हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसके बाद हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम इस इमेज में देखते हैं, ये देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ये बना हुआ है,
ठीक है। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ये बना, जो ये है ना, ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है, एनर्जी देता है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में ये हमें एनर्जी देता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन, या एडिनोसिन भी बोलते हैं कई, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जो ये एटीपी है हमारा, इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में भी काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी काम करता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ना बहुत स्ट्रेंज ऑर्गेनेली है। ये क्या करती है, ये मैं बोलूँ कि इसके पास क्या होता है, इसके पास खुद का ओन डीएनए है। एक तो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में डीएनए है। एक माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए भी है और इसके पास खुद का राइबोसोम्स भी है, ठीक है। मतलब ये खुद के प्रोटीन्स भी ये बना रहा है। अब एक चीज़ राइबोसोम्स का, जब मैंने आपको कहा ना कि ये ऐसे दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम्स के। अब राइबोसोम्स हमारे दो फॉर्म्स में होते हैं, राइबोसोम्स हमारे अटैच्ड भी होते हैं, ठीक है, और फ्री भी होते हैं। अटैच्ड मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर भी लगे होते हैं, और ऐसे फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी हमें राइबोसोम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स इस इमेज में देखते हैं, ये रहा। इस इमेज में ये देखो, ये बनाया ना, क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, यही हमारे प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ही हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होगी। प्लास्टिड्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट, एक हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये चीज़ होगी। जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये हमारे कैसे प्लास्टिड्स हैं? ये हमारे कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स। जो हमारे प्लास्टिड्स हैं हम इसको बोल सकते हैं कि कलरलेस हैं, या तो मैं इसको बोलूँ कि वाइट प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब जो हमारा क्रोमोप्लास्टिड्स है ना, क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है? इनके पास, अगर क्रोमोप्लास्ट के पास जो अगर कोई क्लोरोफिल पिगमेंट हो, क्लोरोफिल पिगमेंट हो अगर क्रोमोप्लास्ट के पास, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो वो कौन सा प्लास्टिड बन जाता है? क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, ओके। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट का ये चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें बहुत से पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं हमें। इसमें हमें मैं बोलूँ येलो, ऑरेंज, ग्रीन, हमें अलग अलग पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से लीफ का कलर वैसा ही होता है। ये चीज़ होगी। ल्यूकोप्लास्ट हमारे कलरलेस एंड वाइट प्लास्टिड्स हैं। इनका मेनली काम होता क्या है? इनका मेनली काम होता क्या है? इनका मेन काम है कि जैसे कि स्टार्च हमारा हो गया, हमारा ऑयल हो गया, हमारे प्रोटीन्स हो गए, इन सबको वो स्टोर करके रखता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो इनका मेन काम यही होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इन प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए प्लस राइबोसोम्स। तो पेपर में आपको ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में कि प्लांट में, या अगर हम ये ज़रूरी नहीं कि प्लांट में है, ये भी लिखा हो सकता है कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा बताओ किस किस के पास खुद का डीएनए होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये आपका आंसर होगा। कंफ्यूज करने के लिए वो प्लास्टिड्स का क्या पता वो सब टाइप्स डाल दें, क्लोरोप्लास्ट डाल दें, क्रोमोप्लास्ट डाल दें, कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा भी डाल सकते हैं। तो अपने इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल, लास्ट। वैक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप इमेज में देखो, प्लांट सेल में बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा क्या आता है? वैक्यूल का। ये देखो कितना बड़ा वैक्यूल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। प्लांट सेल में 50 to 90% जो स्पेस है वो वैक्यूल ने ही कवर करी होती है, बट एनिमल सेल में देखो छोटा सा वैक्यूल है।
है ना। तो वैक्यूल का एक डिफरेंस आता है इसमें। वैक्यूल है क्या वैसे? वैक्यूल एक स्टोरिंग, मैं बोलूँ स्टोरिंग सैक है या स्टोरेज सैक है। क्या स्टोर करता है ये? सॉलिड या मैं बोलूँ लिक्विड कंटेंट सेल के स्टोर करता है। वैक्यूल स्मॉल साइज होते हैं इन एनिमल्स, वाइल इन प्लांट सेल दे हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, जो कि मैं आपको बोल चुकी हूँ। अब जो ये प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर या मैं बोलूँ कि टर्जिडिटी सेल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अभी बहुत सी चीज़ें वैक्यूल्स में स्टोर होती हैं जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, शुगर, ठीक है, और भी कुछ प्रोटीन्स हो गए, कुछ एसिड्स हो गए। तो बहुत सी चीज़ें वैक्यूल के अंदर स्टोर होती हैं। तो आपका ये वैक्यूल का पार्ट ख़त्म हो गया। हम प्लांट एंड एनिमल में डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, इमेज से ही डिस्कस कर लेते हैं। मेन डिफरेंस क्या है प्लांट एंड एनिमल में, इसको पहले मैं रब करती हूँ। अब देखो मेन डिफरेंस क्या है? एक तो वैक्यूल का डिफरेंस है, यहाँ पे वैक्यूल काफ़ी बड़े साइज़ का, यहाँ पे वैक्यूल काफ़ी छोटे साइज़ का है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट माइलोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हमें प्लांट में एनिमल में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि प्लांट सेल के जो ये प्लास्टिड्स हैं इन्होंने करना क्या है? उन्हें कलर देना है, ठीक है, ग्रीन कलर, येलो कलर, बट हमें एनिमल ग्रीन, येलो, पर्पल इस कलर के नहीं देखने को मिलते। तो ये प्लास्टिड्स वाला फंडा यहाँ से कट गया। तीसरा मेन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, तीसरा मेजर डिफरेंस हमारा ये है सेल वॉल, कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे सेल वॉल नहीं, देखो यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल का कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं किया हुआ। तो ये इसके प्लांट एंड एनिमल सेल में मेन डिफरेंस हमारे ये आते हैं। फिर एक आता है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो हमने ये पूरा का पूरा जो सेल डिस्कस किया, ये कैसा सेल डिस्कस किया हमने? यूकैरियोटिक सेल डिस्कस किया है। यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? इस तरह का सेल जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इनके पास। ये हमारा कौन सा था? प्रोकैरियोटिक सेल हमारे होते हैं, इनके पास क्रोमोसोम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। कहने का भाव क्या है कि ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बनाया, ये मैंने बैक्टीरिया बनाया। बैक्टीरिया का बीच का जो ये न्यूक्लियाइड है हमारा, न्यूक्लियोइड क्या होता है कि एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड नहीं, एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा हो, कोई इसके पास कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। तो ये मैंने एक बैक्टीरिया बनाया, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके पास सारी के सारे ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसके पास ना ही हम बोलें कि न्यूक्लियस भी नहीं है, सारी की सारी ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, और ये ऐसे ही सर्वाइव करता है, ठीक है, और सिंगल सेलुलर होता है ये। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक मेजर डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है प्लांट सेल में, ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लोगे, ये कंसेप्ट क्लियर कर लोगे आप, तो आपका ये इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कवर कर सकते हो। इसके बाद जब आपके साइंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लाऊंगी प्रैक्टिस सेट की, जिसमें आप सारे के सारे एमसीक्यूज़ आप डिस्कस कर सकते हो। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इस वीडियो में स्टिल अगर कोई डाउट है, अगर 1% भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना, मैं उस डाउट पर ही एक वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।